So hi everyone, welcome to the channel, and today in this video we will be talking about organophosphorus poisoning. So organophosphorus poisoning में क्या होता है, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर के अगेंस्ट में बेसिकली उस न्यूरोट्रांसमीटर के काम होने के बाद में उसको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। उस एंजाइम के साथ में ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड बाइंड कर जाते हैं, जिससे वो जो एंजाइम है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड नहीं कर पाता, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं करवा पाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जब एक्सॉन टर्मिनल है, इस एक्सॉन टर्मिनल से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन होगा या फिर जो अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद एसिटाइल कोलिन बच जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म किस में हो जाएगा, कोलिन में और एसिटिक एसिड में। ओके अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये किसने कराया, यहाँ पे एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। सो ये जो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है इसने क्या कराया, मेटाबॉलिज्म करा दिया। अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या हुआ कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं यहाँ पे आके एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से। तो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से बाइंड कर गए तो एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया, एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं कर पाया, तो एसिटाइल कोलिन का क्या है, कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो एसिटाइल कोलिन के नॉर्मल इफेक्ट से उससे ज़्यादा इफेक्ट शो होने लगेंगे। देखो मस्कैरेनिक टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगी, जैसे कि डायरिया हो सकता है, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सारे इफेक्ट्स होंगे। कौन कौन से, मस्कैरेनिक इफेक्ट शो होंगे। और निकोटिनिक इफेक्ट में क्या शो होगा, फेसिकुलेशंस ऑफ द स्केलेटल मसल लीडिंग टू पैरालिसिस। और सी एन एस टॉक्सिक मैनिफेस्टेशंस में क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, कन्वर्जन्स, एटेक्सिया और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें या तीन इफेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स शो होंगे। किस वजह से, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के काम ना करने की वजह से और एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। अब ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं ये एसिटाइल कोलिन ईस्टर को एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को अपना काम करने से रोक रहे हैं। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के इनहिबिटर्स बोल सकते हैं या फिर ब्लॉकर्स बोल सकते हैं। अब ये क्या है, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद से रिवर्स कर जाएंगे या फिर हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। सो जो पॉइजनिंग होती है ये क्यों हो सकती है, देखो ऑक्यूपेशनल हो सकती है। कोई पर्सन अगर काम कर रहा है ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है। एक्सीडेंटल, गलती से हो सकते हैं, फिर सुसाइडल केस भी होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम देखो जब भी ट्रीटमेंट करना है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का, जब भी ट्रीटमेंट होगा तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा एट्रोपिन से। एट्रोपिन से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एट्रोपिन से हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल और मस्कैरेनिक साइड इफेक्ट आपने यहाँ पे देखे, मस्कैरेनिक और सेंट्रल जो आपने यहाँ पे सीएनएस वाले जो इफेक्ट्स देखे, उनको बेसिकली हम थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और ट्रीटमेंट में हमारे लिए मेन 3 ड्रग्स होते हैं, प्रेलिडॉक्सिम, ऑबिडॉक्सिम और डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम। इसको आप DOP डोप करके याद कर सकते हो। D फॉर डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइन, P फॉर ऑबिडॉक्साइन एंड O फॉर ऑबिडॉक्साइन एंड P फॉर प्रेलिडॉक्साइन। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट में आपने थोड़ा सा देख लिया कि क्या होता है। उसके बाद हम इसका प्रॉपर देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर वाइज कि यहाँ पे होता क्या है। तो देखो जैसे ये जो आपका एसिटाइल कोलिन ईस्टर होता है उसमें 2 साइट होती हैं। एक तो ये साइट हो गई एनायनिक साइट और एक ये साइट हो गई, इसको बोलते हैं ईस्टरेज साइट। अब नॉर्मली ये ईस्टरेज साइट ओपन होती है, इस पे बेसिकली एसिटाइल कोलिन आता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन इस ईस्टरेज साइट को कौन एक्वायर कर लेता है, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं कौन, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। तो ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है जो कि आके बाइंड कर गया है ईस्टरेज साइट पे। अब क्या होगा, इस ईस्टरेज साइट पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड बाइंड कर गया, तो इसके बाइंड करने की वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है वो नहीं लग पाएगा यहाँ पे आके। तो बेसिकली कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जीत गए और वो लग गए यहाँ पे। तो अब एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बेसिकली इनएक्टिव हो जाएगी। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनएक्टिव है, मतलब अपना जो काम करना था वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे रीएक्टिवेट करना है। तो रीएक्टिवेशन कैसे होता है, सो ये आपने एक जो ड्रग है उसका प्रेलिडॉक्सिम, सो आपने प्रेलिडॉक्सिम दिया उसे।
पेशेंट को प्रेलिडॉक्साइम दिया तो प्रेलिडॉक्साइम ने क्या करा, प्रेलिडॉक्साइम में यहाँ पे कैटायनिक चार्ज होता है, तो ये कैटायनिक चार्ज करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे जो एनायनिक साइट थी ये वाली जो ओरिजिनली एनायनिक साइट है उससे आके बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हो ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से प्रेलिडॉक्साइम का पूरा ये जो कंपाउंड है ये आके यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो प्रेलिडॉक्साइम है कितना, यहाँ से लेके ये पूरा जो कंपाउंड है प्लस चार्ज के साथ इतना है ये। अब ये क्या करा, यहाँ पे एन के साथ जो कैटायन था और यहाँ पे एनायनिक साइड में जो एनायन था उसके साथ आके लग गया। ओके, अब इसमें यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसमें क्या है, NOH। सो ये NOH जो है और ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये किसका पार्ट है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड का। तो ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड का ये जो HO वाला पार्ट है और यहाँ पे प्रेलिडॉक्साइम का जो है H वाला पार्ट है, ये कंबाइन होते हैं एक साथ और ये क्या बनाते हैं, वाटर बना के, वाटर तो साइड में निकल जाता है लेकिन ये इनका बॉन्ड कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ NO बचा और यहाँ पे क्या बचा, P का एक ये वैलेंसी बची, तो ये NO P के साथ कंबाइन हो जाता है। ओके, अब ये NO P के साथ कंबाइन हो गया तो क्या होगा वो आप नीचे वाले स्टेप में देखो, यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल गया, वो मैंने आपको बताया ही कि वाटर निकल गया, ठीक है। और क्या हुआ, तो ये जो साइड थी जहाँ पे पूरा फॉस्फोरस कंपाउंड लगा हुआ था वहाँ पे सिर्फ O रह गया और बाकी जो कंपाउंड था प्रेलिडॉक्साइम था, यहाँ तक NO तक प्रेलिडॉक्साइम था, तो NO के साथ H लगा हुआ था, H वाटर बन के निकल गया, उसके जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका कंपाउंड था ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ये प्रेलिडॉक्साइम से मिक्स होकर के और प्रेलिडॉक्साइम उसे साथ में लेकर के निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, ऑक्साइम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्साइम ने क्या किया, जो प्रेलिडॉक्साइम या फिर आपने जो ड्रग दिया उसको ट्रीट करने के लिए उसने जो फॉस्फेट कंपाउंड था उसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया और वो साइट बेसिकली यहाँ पे आपने प्रेलिडॉक्साइम दिया या फिर ऑक्साइम कंपाउंड दिया, उसने क्या किया, यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था और फॉस्फेट का जो कंपाउंड लगा हुआ था उसको उसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के एलिमिनेट करके, सॉरी वाटर को एलिमिनेट करके बॉन्ड बनाया और उसको जो यहाँ पे फॉस्फेट कंपाउंड था, ये दोनों PP सेम हो गए, इसको फॉस्फेट कर देते हैं। ओके, फिर इसको साथ लेके निकल गया तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड भी खाली हो गई और खुद भी चला गया तो ये वाली साइड भी खाली हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन ईस्टर का रीएक्टिवेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज फॉर्म में देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो प्रेलिडॉक्साइम जो आपने पेशेंट को दिया तो उसमें क्या हुआ, रिएक्टिवेट एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज बाय अटैचिंग एट एनायनिक साइट विच लेफ्ट वैकेंट इन अ फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम। तो इसने क्या किया, अटैच कर लिया एनायनिक साइट पे खुद को, जो कि फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड में वैकेंट है, मतलब खाली पड़ी है। ये जो एनायनिक साइट है ये खाली है, यहाँ पे तो कोई बाइंड ही नहीं करा है फॉस्फोराइलेशन होने के बाद भी, तो यहाँ पे जाके क्या बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे आपका ऑक्साइम वाला कंपाउंड या ड्रग जो आपने ट्रीट करने के लिए दिया है वो बाइंड कर जाएगा। ऑक्साइम ग्रुप अटैचेस टू द एनायनिक साइट, ऑक्साइम ग्रुप गेट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द फॉस्फोराइलेटेड ईस्टरिक साइट। ये क्या करेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा फॉस्फोराइलेटेड ईस्टरिक साइट के साथ। क्यों आएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे बॉन्ड बनाना है, बेसिकली वाटर के साथ, वाटर को एलिमिनेट करना है और उसके साथ बॉन्ड बनाना है। इसीलिए जो ऑक्साइम ग्रुप है वो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जो है उसकी ईस्टरिक साइट के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा, अट्रैक्ट करेगा फॉस्फेट ग्रुप को और फिर क्या बनेगा, ऑक्साइम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा और लीविंग द जनरेटेड एक्टिव एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, और ये ग्रुप निकल जाएगा, पहले वाटर निकलेगा फिर इनके साथ ग्रुप बनेगा, कौन सा ग्रुप, ऑक्साइम फॉस्फेट ग्रुप, और ये भी निकल जाएगा और अब फिर से फ्रेशली एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज बन जाएगा जिसकी दोनों साइड्स खुली हुई हैं, एनायनिक भी और कैटायनिक भी। अब ऑक्साइम को यूज़ करने के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ऑक्साइम को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, reactivation is not possible if phosphorylation has undergone aging। अगर phosphorylation aging की वजह से हुआ है तो ऑक्साइम्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑक्साइम इनफेक्टिव होते हैं अगर जो पॉइजनिंग हुई है वो कार्बामेट्स ग्रुप की वजह से हुई है, तो कार्बामेट ग्रुप की वजह से अगर हुई है तो ये ऑक्साइम्स कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो कार्बामेट ग्रुप होते हैं जब पॉइजनिंग करते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की तो ये क्या करते हैं, उसकी एनायनिक साइट को भी, बेसिकली एनायनिक साइट, क्योंकि आपने देखा एसिटाइल कोलिन ईस्टर में दो साइट थी, ये वाली एनायनिक साइट, ये कैटायनिक साइट, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ बट ये साइड खाली थी तो यहाँ पे हमने ऑक्साइम डाला, ऑक्साइम ने फॉस्फेट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और खुद निकल गया। लेकिन अगर जो पॉइजनिंग हुई है वो कार्बामेट्स के साथ हुई है तो कार्बामेट ग्रुप क्या है, इस एनायनिक साइट को भी फिल कर देते हैं, तो ऑक्साइम के पास कोई साइट ही नहीं बचती जहाँ पे वो बाइंड कर सके।
So oximes ineffective if the poisoning is due to carbamates group of anti acetylcholine esterase drug जैसे कि प्रोपोक्शन. ओके. Carbamate attach themselves to anionic as well as esteric site of the acetylcholine esterase. No binding site for oxime, और oxime के लिए कोई binding site ही नहीं बचती. तो दो रीज़न ये हो गए. एक और क्या है, जो प्रेलिडॉक्सिम और ओबिडॉक्साइम जो मैंने ड्रग बताया आपको DOP, तो DOP में जो O है और P है, ओबिडॉक्साइम और प्रेलिडॉक्साइम, ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते. इसीलिए क्या है, ये ब्रेन में एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस का रिएक्टिवेशन नहीं कर सकते. ओके. इसके लिए हम ये डी यूज़ करते हैं, डी. सो डाई एसिटाइल मोनोऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस का एक्टिवेशन कर सकता है ब्रेन में भी. ओके. ट्रीटमेंट अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि इनिशियली जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले एट्रोपिन से स्टार्ट करना है. तो इनिशियली हम क्या करते हैं, आईवी लगाते हैं 2 mg फॉर एवरी 10 to 15 मिनट. हर 10 से 15 मिनट में 2 mg आईवी एट्रोपिन देने के लिए एट्रोपिन देते हैं, जिससे क्या होगा, मस्कैरेनिक और CNS वाले जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, वो थोड़े डिसअपेयर करें. उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. ट्रीटमेंट में हम प्रेलिडॉक्सिम स्टार्ट करते हैं 1 to 2 ग्राम 1 to 2 g फॉर एवरी 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के लिए प्रेलिडॉक्सिम देते हैं. इससे क्या होगा, एक्टिवेशन और रीजनरेशन हो जाएगा एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस का. So thank you, and if there's any suggestion or something like that, so you can please mention that thing in the comment section. So thank you.